वेलकम टू एडुटैप। आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, इसीलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है ताकि हम कुछ कीवर्ड्स को याद रख पाएं और ओवरऑल समझ पाएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हर साल इसमें से तकरीबन एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो कभी कभार हुआ है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हमें वो सिनेरियो को अलग रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल मीन्स के आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब गोल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें क्या करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना होता है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर कोई बुजुर्ग व्यक्ति होगा, वो आपको कहेगा कि पुदीने की चाय पी लो, सर दर्द ठीक हो जाएगा। कोई और व्यक्ति शायद कहेगा कि सुबह सुबह उठ के सैर करनी शुरू कर दो, उससे सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो हर प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, आपकी इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में सोचते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कुछ सॉल्यूशंस बहुत क्विक एंड फास्ट होते हैं जो कि इंटेलिजेंट लोग सोच पाते हैं। कुछ सॉल्यूशंस बहुत स्लो होते हैं जो कि हम एक एवरेज इंटेलिजेंस वाले लोग सोच पाते हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्रॉब्लम सॉल्विंग में चाहे हम मुश्किल वाला सॉल्यूशन चुने चाहे आसान वाला सॉल्यूशन चुने, गोल यही है कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेसिकली तीन स्टेप्स होते हैं: डिस्कवर करना, एनालाइज करना और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इन तीनों स्टेप्स को समझेंगे कि डिस्कवर करने का मतलब क्या है, एनालाइज करने का मतलब क्या है और एंड में प्रॉब्लम कैसे उससे सॉल्व होती है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास में एक बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है और मैथ्स टीचर ने उस बच्चे को प्राइम नंबर का फंडा समझाया है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि नंबर 5, नंबर 5 के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 और 5 खुद ही 5 का फैक्टर है। तो प्राइम नंबर समझाने के बाद टीचर बच्चे को कहता है कि आप 1 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सबको ढूंढिए। तो सबसे पहले बच्चा एक एक करके नंबर्स को इवेल्युएट करना शुरू करता है। जैसे कि वो 2 नंबर को उठाता है, 2 नंबर में वो देखता है कि इसके दो फैक्टर हैं 1 और 2, इसलिए दो प्राइम नंबर हो गया। फिर वो देखता है कि 3 नंबर के भी दो फैक्टर हैं 1 और 3, इसलिए 3 नंबर भी प्राइम नंबर हो गया। फिर वो 5 को उठाता है, 5 के भी दो फैक्टर हैं 1 और 5, इसलिए नंबर 5 भी प्राइम नंबर हो गया। तो ऐसे वो करता जाता है। फिर वो जैसे 6 नंबर उठाता है, 6 नंबर के फैक्टर है 1 2 3 और 6, 6। तो 6 नंबर प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 1 और 6 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं 2 और 3। तो ऐसे ही वो नंबर्स को उठाता जाता है और उसको पता चलता रहता है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, सपोज करो वो 23 नंबर तक पहुंच गया है, यहां तक पहुंच के वो ये चीज डिस्कवर कर लेगा कि अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता दो के अलावा। ठीक है, दो एक इवन नंबर है और प्राइम नंबर ही है, लेकिन दो के बाद जैसे कि 4 6 8 10 12 14 16, ये जितने भी इवन नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। वो इस चीज को डिस्कवर कर लेगा, ठीक है, कि कोई भी इवन नंबर दो के बाद प्राइम नंबर नहीं आ रहा। फिर वो इस चीज को एनालाइज भी करेगा कि दो के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर क्यों नहीं है। अगर वो थोड़ा सा एनालाइज करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि जो भी इवन नंबर होता है उसका दो तो फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, जैसे कि इवन नंबर 12, तो इसका
1 और 12 के अलावा दो तो फैक्टर होगा ही होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है ना। तो उसको ये समझ आ जाएगा कि कोई भी इवन नंबर का दो फैक्टर तो कम से कम होगा ही, नंबर दो मतलब, और उसके अलावा एक और वो नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होंगे, इसलिए दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो पाएगा। ये चीज को वो एनालाइज कर लेगा। तो अब 23 के बाद वो 24 नंबर को तो जब देखेगा तो वो एकदम रिजेक्ट कर देगा कि 24 प्राइम नंबर नहीं है, सीधा 25 पे जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर 26 आएगा, तो 26 को भी वो एकदम रिजेक्ट कर देगा कि 26 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि उसने कुछ डिस्कवर किया कि कोई भी इवन नंबर दो के बाद प्राइम नंबर नहीं है, उसका रीजन भी ढूंढ लिया ताकि उसको कंफर्मेशन हो जाए कि दो के बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, मतलब उसने रीजन भी ढूंढ लिया। तो अब आगे आने वाला कोई भी इवन नंबर उसको एवेल्युएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्राइम नंबर होगा ही नहीं। साथ ही साथ ये एनालाइज करते हुए वो कुछ और चीजें भी एनालाइज कर सकता है कि जैसे जो भी पांच के मल्टीपल्स हैं, 25, 30 या फिर 35, ये सारे भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें भी पांच एक फैक्टर आ जाएगा, जो कि एक और इस नंबर के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। तो मतलब इन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर तो हैं ही हैं। तो इस तरह से वो काफी चीजें एनालाइज कर सकता है। एनालाइज करने के बाद उसकी स्पीड बढ़ सकती है, क्योंकि जब वो इवन नंबर्स या फिर जो नंबर पांच के फैक्टर्स हैं उनको एकदम छोड़ता जाएगा, एवेल्युएट नहीं करेगा, तो उसका 100 तक प्राइम नंबर्स ढूंढने में कम टाइम लगेगा, मतलब उसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी और वो ये सारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व कर पाएगा। तो ठीक है, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे अब कि डिस्कवर, एनालाइज और सॉल्व का मतलब क्या है। डिस्कवर में हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते कुछ डिस्कवर कर लेते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसका रीजन ढूंढते हैं, फिर सिमिलैरिटीज देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे और केसेस हैं जिनमें ये फंडा लग सकता है। जैसे कि यहां पे बच्चे ने ये फर्दर एनालाइज कर लिया कि जो भी पांच के मल्टीपल्स हैं वो भी इवन फैक्टर्स नहीं, वो भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि उनका पांच एक एक्स्ट्रा फैक्टर तो होगा ही होगा। और ऐसा करते करते जब वो बहुत सारी चीजें एनालाइज कर लेंगे, वो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी इंसाइट मिल गई है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा एनालिसिस कर लिया है। तो इसी तरह हमें हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। प्रॉब्लम को पहले उठाओ, उसको सॉल्व करना शुरू करो, करते करते कुछ डिस्कवर करो, उसको एनालाइज करो और फिर अपनी सॉल्व करने की स्पीड बढ़ा लो। अब हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल क्या है, हम कैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन ढूंढने के लिए एक मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स होते हैं। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि प्रॉब्लम अवेयरनेस, कि हमें एटलीस्ट ये पता हो कि प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अब सपोज कीजिए आपकी कंपनी की सेल्स डाउन जा रही हैं। अब ये एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, सेल्स क्यों डाउन जा रही है। शायद आप सोचेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ही अच्छा नहीं है, इसलिए लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं, इसलिए कंपनी की सेल्स डाउन जा रही है। जबकि शायद एक्चुअल रीजन कुछ अलग हो। एक्चुअल रीजन शायद ये हो कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, लेकिन आपकी जो सेल्स फोर्स है, जो आपकी सेल्स टीम है, वो डीमोटिवेटेड फील कर रही है, इसलिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच पा रही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एक पहला स्टेप है, जिसको हम प्रॉब्लम अवेयरनेस भी कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में हम एक्चुअल में ये पता करते हैं कि आपके प्रॉब्लम का सोर्स क्या है, आपके प्रॉब्लम का ओरिजिन क्या है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस में बेसिकली हम ये डिस्कस करते हैं या ये ढूंढते हैं कि जो भी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की है उसका रीजन क्या है। सपोज आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ये ढूंढ लिया कि सेल्स इसलिए कम हो रही है क्योंकि एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड हैं, तो आप उस प्रॉब्लम का फिर एनालिसिस करेंगे कि एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड क्यों हैं। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज के साथ इंटरव्यू करना पड़ेगा, एक्चुअल में यह ढूंढना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड क्यों हैं। क्या उनको कम सैलरी मिल रही है, या फिर उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है,
या फिर कुछ कोई और रीजन है। अब सपोज कीजिए आप प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं और आप ये पता लगाते हैं कि एम्प्लॉयज इसलिए डिमोटिवेटेड हैं क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए जो कि कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी की जो प्रमोशन पॉलिसी है वो बहुत ही गंदी है। कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी कहती है कि आपको सिर्फ 4 साल काम करने के बाद ही प्रमोशन दी जाएगी, चाहे आप जितना भी अच्छा काम कर रहे हो। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो इंप्लॉयज अच्छा काम भी कर रहे हैं वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक उनको 4 साल तक प्रमोशन नहीं दी जा सकती है। तो बेसिकली आपको ये रीजन पता लग जाएगा कि एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड क्यों हैं। फिर आप एक प्लान डेवलप करेंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक प्लान बनाएंगे। फिर आप प्लान में शायद ये डिसाइड करेंगे कि आज से कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रमोशन 2 साल के बाद भी दी जा सकती है, लेकिन वो उन्हीं इंप्लॉयज को दी जाएगी जो कुछ पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, आपके सेल्स नंबर्स हो सकते हैं, आपका एटीट्यूड हो सकता है ग्रोथ के प्रति, कंपनी की सेल्स को ग्रो करने के प्रति, या फिर आपकी पंचुअलिटी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी टीम वर्क में कैपेबिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली आप एक प्लान बनाएंगे कि उसमें प्लान में आप ये डिसाइड करेंगे कि ठीक है 4 साल से घटाकर इसको 2 साल किया जाएगा, कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में प्रमोशन 2 साल बाद भी दी जा सकती है, लेकिन उन इंप्लॉयज को इन पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर प्लान को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इंप्लीमेंटेशन का मतलब है कि उस पॉलिसी को सब तक पहुंचाया जाएगा, सबको समझाया जाएगा कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई है और इसके क्या फायदे हैं। ये पॉलिसी आने से जो एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी, ताकि वो एम्प्लॉयज जो डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे वो अब मोटिवेटेड हो जाएं और अच्छा काम करने लगे। फिर कुछ 1 या 2 साल के बाद आप प्लान को इवेल्युएट करेंगे। प्लान की इवेल्युएशन में बेसिकली आप ये देखेंगे कि जो आपने प्लान बनाया था कि कुछ लोगों को 2 साल बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है अगर वो अच्छा काम करेंगे, क्या वाकई में वो सफल हुआ है? क्या कुछ इंप्लॉयज को वाकई में प्रमोशन दी गई है? क्या उन इंप्लॉयज ने वाकई में अच्छा काम किया है? तो ये सब आप इवेल्युएट करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि जो भी प्लान या फिर जो भी सोल्यूशन आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचा था वो सही था, और क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन भी सही थी या नहीं थी। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स हैं। बहुत ही जेनरिक और सिंपल स्टेप्स हैं, ऐसा इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभार वो घुमा के पूछ लेते हैं, तो हमें इन 5 स्टेप्स को अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक और मेथड भी है जिसको साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। इस मेथड में भी बेसिकली 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम अवेयरनेस, फिर फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर कलेक्ट डेटा, फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, और फिर कंक्लूजन। तो हम इन 5 स्टेप्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए सौरव गांगुली को ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच खेलना है, और उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलते हुए नंबर 4 पोजीशन पे अपने बेस्ट बैट्समैन को खिलाना चाहते हैं, और वो ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या उनके बेस्ट बैट्समैन कौन है नंबर 4 पोजीशन पे खेलने के लिए। अब बहुत सारे लोग, कमेंटेटर्स, न्यूज चैनल या फिर कोच, उनको ये कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर भारत के बेस्ट बैट्समैन हैं, इसलिए नंबर 4 पर उनको ही खेलना चाहिए। लेकिन सौरव गांगुली सिर्फ किसी की ओपिनियन को देखते हुए ये डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, वो प्रॉपर एक कंक्लूजन चाहते हैं, एक वेरिफिकेशन चाहते हैं कि जो भी बेस्ट बैट्समैन हो वही नंबर 4 पर खेले। तो सौरव गांगुली की बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि वो ये पता लगाना चाहते हैं कि भारत का सबसे बेस्ट टेस्ट बैट्समैन कौन है जिसको नंबर 4 पे खिलाना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट स्टेप में वो एक बेसिकली हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। इस हाइपोथेसिस में वो ये एज्यूम करेंगे कि सचिन तेंदुलकर भारत के बेस्ट बल्लेबाज हैं और उन्हीं को 4 नंबर पोजीशन पे खिलाना चाहिए। फिर इस हाइपोथेसिस यानी कि इस एजम्पशन को वेरीफाई करने के लिए वो कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे, जिसमें भारत के सभी बैट्समैन का ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि किस बैट्समैन ने कौन से टेस्ट मैच में किस पिच पर कितने रन बनाए। जब ये डेटा कलेक्ट करके एनालाइज किया जाएगा तो उससे बहुत कुछ उभर कर आएगा। तो शायद जब सौरव गांगुली ने इस डेटा को एनालाइज करवाया तो उन्होंने ढूंढा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा अच्छा है,
इसलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लक्ष्मण ही भारत के बेस्ट बल्लेबाज हैं और उन्हें ही नंबर 4 पोजीशन पे खेलना चाहिए। तो डेटा कलेक्ट करने के बाद बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो उनकी ओपिनियन बनी वो ये थी कि लक्ष्मण बेस्ट बैट्समैन है, सचिन नहीं। फिर उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया। हाइपोथेसिस ये था कि सचिन बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन डेटा कलेक्ट करने के बाद उनको पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो लक्ष्मण बेस्ट बैट्समैन है। इसलिए उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया कि उनका जो हाइपोथेसिस था वो गलत था। सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बैट्समैन नहीं है, बल्कि लक्ष्मण है। और एंड में वो कंक्लूड करेंगे तो उनका कंक्लूजन यही होगा कि नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए लक्ष्मण ही बेस्ट बैट्समैन है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है कि इन स्टेप्स को यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर कुछ हाइपोथेसिस यानी कि अजम्पशन फॉर्म करेंगे, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करेंगे। उस डेटा के बेस पे जो हमारा एनालिसिस होगा उसके बेस पे हम हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे और उसके बाद हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अभी तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के दो मॉडल डिस्कस किए हैं। एक सबसे बेसिक मॉडल डिस्कस किया था, फिर एक साइंटिफिक मॉडल डिस्कस किया था। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है एल्गोरिदम्स। हम किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों का कंप्यूटर बैकग्राउंड होगा वो समझ सकते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब सपोज कीजिए आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है कि किसी खेत में बहुत सारे पेड़ हैं और आपको आम के पेड़ों को ढूंढना है कि इनमें से कौन से ट्रीज मैंगो ट्रीज हैं। तो एल्गोरिदमिक अप्रोच क्या होगी, वो कहेगी कि आप एक एक कर कर सारे पेड़ों पे जाइए, उस पेड़ को देखिए, पता लगाइए कि वो मैंगो ट्री है या नहीं, और अगर वो मैंगो ट्री है उसको नोट कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर वो अगले ट्री पे जाइए, अगेन उस पे सेम फंडा अपनाइए, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए कि वो मैंगो ट्री है या नहीं। अगर है तो नोट कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। तो ऐसा करते करते बेसिकली आप सारे ट्रीज को एक एक करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि इनमें से कौन कौन से मैंगो ट्रीज हैं। तो एल्गोरिदम जो अप्रोच होती है बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच होती है, क्योंकि जब आप एक एक करके सभी ट्रीज के पास जाएंगे तो न जाने आपको पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि भैया टाइम तो बहुत लगेगा, लेकिन जो आंसर होगा वो पूरा एक्यूरेट होगा, क्योंकि आपने एक एक पेड़ को जाकर खुद चेक किया है कि वो आम का पेड़ है या नहीं। तो एल्गोरिदमिक अप्रोच में बेसिकली टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आंसर बहुत एक्यूरेट आता है। दूसरी अप्रोच है ह्यूरिस्टिक अप्रोच। ह्यूरिस्टिक अप्रोच में क्या होता है, बेसिकली हम अपनी गट फील कहते हैं ना कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, तो हम उस ऐसा लगने पे मतलब अपनी गट फील की तरफ जाते हैं। इसको हम रूल ऑफ थंब भी कहते हैं, इंट्यूशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली अगर हम ह्यूरिस्टिक अप्रोच को यूज करके ये पता लगाना चाहते हैं कि किस खेत में कौन कौन से आम के पेड़ हैं, तो ह्यूरिस्टिक अप्रोच में बेसिकली जैसे आपके किसी बुजुर्ग ने आपको बताया होगा कि आम का पेड़ हमेशा बहुत लंबा होता है। तो रूल ऑफ थंब या फिर ह्यूरिस्टिक अप्रोच यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि आप जो सबसे लंबे लंबे पेड़ हैं आप उनको देखेंगे कौन से लंबे लंबे पेड़ हैं, वहां वहां जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में मैंगो ट्री है या नहीं। तो ऐसा करके भी आप सारे मैंगो ट्रीज को ढूंढ लेंगे कि कौन कौन से ट्रीज हैं जो मैंगो ट्रीज हैं। इसमें टाइम कम लगेगा क्योंकि आप रूल ऑफ थंब यूज कर रहे हैं कि जो भी ऊंचा पेड़ है वो आम का पेड़ हो सकता है। लेकिन शायद इससे एक्यूरेट आंसर ना आए, क्योंकि शायद कुछ ऐसे ट्रीज हों जो बाकी ट्रीज से लंबे ना हो लेकिन फिर भी आम के पेड़ हों, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। तो इसमें यह होगा कि आपका टाइम कम लगेगा लेकिन आपका आंसर शायद एक्यूरेट ना हो। लेकिन एल्गोरिथमिक में क्या था कि आपका टाइम ज्यादा लगेगा पर आंसर भी एक्यूरेट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, सपोज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास 4 तरीके हैं। आप वो चारों तरीके एक एक करके ट्राई करेंगे और शायद उनमें से अगर एक तरीका कोई भी चल गया तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो इस गाड़ी को ठीक करने के लिए मतलब आपको कुछ सोल्यूशन ढूंढना है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप सड़क पर खड़े हैं,
अब सबसे पहले शायद आप बोनट में कुछ पानी डाल के देख लेंगे कि शायद इंजन गर्म ना हो गया हो, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद शायद आप किसी और आती गाड़ी को रोक कर उसके ड्राइवर को कहेंगे कि शायद वो आपकी मदद कर दें और पता लगा दें कि गाड़ी में क्या खराबी है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके आप यूज करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ भी नहीं होगा तो शायद फिर आप नजदीक के गांव या शहर में जाके किसी मैकेनिक को लेकर आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ट्रायल एंड एरर में बेसिकली आप सभी तरीकों को अपना के देखते हैं और जो भी तरीका यूज हो जाए उससे आपका सोल्यूशन निकल आता है। लेकिन ट्रायल एंड एरर तभी यूज हो सकता है जब आपके पास ट्राई करने के लिए कुछ लिमिटेड सेट ऑफ टेक्निक्स हो या सॉल्यूशंस हो। अब सपोज कीजिए आपको किसी चीज को सॉल्व करने के 1000 तरीके आते हैं, तो उन 1000 तरीकों को तो आप एक एक करके ट्राई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि इस चीज को सॉल्व करने के आपके पास 4 या 5 तरीके ही हैं, तो आप उन 4-5 तरीकों को करके देख सकते हैं कि क्या उनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। नेक्स्ट है इनसाइट। इनसाइट भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है। कभी भी आपने देखा होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और अगर वैसे ही प्रॉब्लम आपको कभी पास्ट में आई हो, तो आप वो कनेक्ट कर लेते हैं कि पहले वो प्रॉब्लम आई थी और वो उसका सोल्यूशन था, तो शायद इस टाइम भी सही वही प्रॉब्लम हो और वैसे ही सॉल्व हो जाए। अब सपोज कीजिए आपका माइक्रोवेव नहीं चल रहा और आप एकदम थोड़े चिंतित हो रहे हैं, आप काफी चीजें ट्राई कर चुके हैं कि क्यों नहीं चल रहा, लेकिन तभी आपको याद आता है कि अरे लास्ट टाइम 2 साल पहले माइक्रोवेव खराब हुआ था, तब उसका प्लग ही खराब था, माइक्रोवेव खराब नहीं था। तो आप बेसिकली फिर क्या करेंगे, आप एकदम प्लग खोल के देखेंगे और शायद आपको अंदर मिल जाए कि यार ये तो प्लग में ही खराबी है, माइक्रोवेव तो ठीक है। तो फिर आप प्लग ठीक करवा लेंगे और आपका माइक्रोवेव चलने लग जाएगा। तो इनसाइट में बेसिकली होता क्या है, आप कुछ प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढने के लिए उसी प्रॉब्लम को आप पास में जाकर ढूंढते हैं कि पास में जब वो प्रॉब्लम आई थी तो उसका सोल्यूशन क्या था, और फिर उस सोल्यूशन को ट्राई करते हैं। और अगर उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको और तरीकों को अपनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में एक्टिव एक्सप्लोरेशन भी एक स्ट्रेटजी है। एक्टिव एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, मतलब हम इतना एक्सप्लोर करते हैं ताकि हम उस चीज को एक्सप्लोर करते करते उसके बारे में बहुत कुछ सीख जाएं। चिल्ड्रन बेसिकली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि आप चिल्ड्रंस को कुछ ब्लॉक दे दें और उनको जोड़ने के लिए कहें, तो उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है कि वो उन ब्लॉक्स को कैसे जोड़ें। लेकिन वो उन ब्लॉक्स के साथ खेलते खेलते उनको इतना एक्सप्लोर कर लेंगे, डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर लेंगे कि आखिर में जाकर वो ब्लॉक्स को जोड़ना सीख जाएंगे। तो बहुत सारे थ्योरिस्ट या साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव एक्सप्लोरेशन से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाते हैं। और इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने बच्चों को एक तरह का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी कहा है कि वो अपने आप ही इन्वेस्टिगेट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देखने में बड़े जेनरिक से पॉइंट हैं, लेकिन इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी याद रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एग्जाम में कई बार ये कीवर्ड्स जैसे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स डायरेक्टली यूज किया जा चुका है। ठीक है, अभी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया, अब हम कुछ ऑब्स्टेकल्स को डिस्कस करेंगे। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग में कुछ हमें बाधाएं आती हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देती हैं। तो सबसे पहली बाधा है या ऑब्स्टेकल है फंक्शनल फिक्सेडनेस। फंक्शनल फिक्सेडनेस का मतलब है कि कई बार हम किसी प्रॉब्लम को सिर्फ एक ही एंगल से देखते हैं, दूसरे एंगल से सोच नहीं पाते और इसीलिए हम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। अब सपोज कीजिए कि आप कमरे में एक किताब पढ़ रहे हैं और आप सडनली एक कॉकरोच को देखते हैं। आपको कॉकरोच से बहुत ज्यादा नफरत है और आप उस कॉकरोच को मारना चाहते हैं। उसके बाद आप उस कॉकरोच को मारने के लिए चीजों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज उस कॉकरोच को मारने के लिए नहीं मिलती है, जबकि आपके हाथ में ही एक किताब है जिस किताब को यूज करके आप कॉकरोच को मार सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली एक फंक्शनल फिक्सेडनेस का है, जिसमें आप एक लिमिटेड दिशा में सोच रहे हैं, इसीलिए आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि आप कॉकरोच को मारने के लिए इस किताब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है मेंटल सेट। मेंटल सेट में क्या होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
उन्हीं सॉल्यूशंस को यूज करते हैं जिससे वो प्रॉब्लम पास्ट में सॉल्व हो गई थी, और कुछ अल्टरनेट चीजों के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपका माइक्रोवेव नहीं चल पा रहा है, और 3 हफ्ते पहले भी जब वो माइक्रोवेव नहीं चल पा रहा था तो आपने ये ढूंढा था कि उस माइक्रोवेव का प्लग ही अच्छे से प्लग्ड नहीं है। जब आपने उस माइक्रोवेव का प्लग अच्छे से प्लग किया तो वो माइक्रोवेव चलने लग गया था। और अब जब ये माइक्रोवेव नहीं चल रहा है तो बेसिकली आप यही चीज बार बार ट्राई किए जा रहे हैं कि आप प्लग को निकाल कर डाल दें, प्लग को निकाल कर डाल दें, जबकि प्लग अच्छे से डला हुआ था। तो यहां पे बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप उन्हीं पुराने सॉल्यूशंस को बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि काम नहीं कर रहे, और उसके अलावा आप कुछ भी और सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप में मेंटल सेट की प्रॉब्लम आ चुकी है। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सॉल्यूशंस को ही यूज कर पा रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी और नहीं सोच पा रहे हैं। तीसरा जो ऑब्स्टेकल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है रॉन्ग एजम्पशंस। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और हम उस प्रॉब्लम को लेकर अपने दिमाग में कुछ रॉन्ग एजम्पशंस बना लेते हैं। अब सपोज कीजिए आपकी एक थोड़ी 5-6 साल पुरानी कार है या 10 साल पुरानी कार है, और वो आजकल ठीक नहीं चल रही है, चलते चलते बंद हो जाती है। और आपने ये एज्यूम कर लिया है कि ये कार पुरानी हो गई है इसलिए ठीक नहीं चल रही है, जबकि रियलिटी में उसका कोई और कारण हो। शायद उसका कारण हो कि आपने अपने इंजन को साफ नहीं किया है और उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी जम गई है, इसलिए कार खराब नहीं हुई है, बस इंजन में बहुत ज्यादा मिट्टी है। अगर उस मिट्टी को साफ कर दिया जाए तो वो कार भी किसी भी नॉर्मल कार की तरह चलेगी। तो यहां पे क्या हुआ है कि आपने अपने दिमाग में कुछ रॉन्ग एजम्पशंस बना ली हैं कि यार ये कार तो पुरानी है इसलिए नहीं चल रही है, जबकि वाकई में बात कुछ अलग है। बात यह है कि सिर्फ मिट्टी है ज्यादा इंजन में, अगर उस मिट्टी को साफ कर दिया जाए तो कार बिल्कुल सही चलेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स के, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अभी तक पढ़ा है उसका टीचर्स पे क्या इंप्लीकेशन है। सबसे पहला है टाइम। टाइम का मतलब यह है कि टीचर्स को बच्चों को सफिशिएंट टाइम देना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाए, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है स्पेस। स्पेस का मतलब है कि टीचर्स को जब बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइज देनी है तो क्लास में बहुत ज्यादा स्पेस होनी चाहिए ताकि बच्चे आराम से घूम फिर कर सोच सकें, और डेस्क और टेबल्स भी इस तरह से लगाए होने चाहिए ताकि बच्चे आपस में आराम से इंटरेक्ट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें, डिस्कस कर सकें। तो टाइम और स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। तीसरा है मटेरियल, कि टीचर्स जो भी चीजें बच्चों को दें वो एक ओपन एंडेड मटेरियल हो, मतलब वो बच्चे को सोचने में मदद करें, बच्चे की सोच को और बढ़ाने में मदद करें। अब सपोज कीजिए आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ले रहे हैं, तो आप अगर उसमें बच्चों को नॉर्मल सी चीजें दे देंगे तो कभी भी वो अपनी सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए आपको कुछ ओपन एंडेड मटेरियल्स देने होंगे, जैसे कुछ पजल्स दे दिए, कुछ ऐसे ब्लॉक्स दे दिए जिनको आपस में जोड़ना बहुत डिफिकल्ट हो। ठीक है, बच्चों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो उनको सोचने पे मजबूर करें। तो ओपन एंडेड मटेरियल्स बेसिकली वही मटेरियल्स होते हैं जो बच्चों को सोचने और एनालाइज करने पे मजबूर करें। तो टीचर्स को हमेशा ऐसे मटेरियल्स का यूज करना चाहिए जिससे बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़े। टाइम, स्पेस और मटेरियल्स के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो टीचर्स को फॉलो करने चाहिए ताकि बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़े। सबसे पहली है चूजिंग गुड प्रॉब्लम्स, के टीचर्स को जो बच्चों को प्रॉब्लम्स देनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। उन प्रॉब्लम्स में वैरायटी होनी चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को सिर्फ एक ही टाइप के प्रॉब्लम देते रहें, वो प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी की होनी चाहिए। जो करिकुलम होना चाहिए वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब बच्चे के ऊपर ये कभी भी नहीं थोपना चाहिए कि उसको यही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा या यही चैप्टर। हेलो गाइस।